हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर व्यस्त होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 10 साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देखिएगा, जिससे आपके तैयारी का लेवल का भी पता चलेगा। ठीक है कि आपका तैयारी कितना है, और साथ ही साथ आप कॉपी और कलम लेकर भी आपको बैठना है। जिस क्वेश्चन को आप नहीं जानते हैं उसको नोट भी करते जाना है। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं समय को बिना देर किए हुए। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कई प्रतिरोधों समांतर क्रम में हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, यहां से दो तरह का क्वेश्चन बनता है, समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोधों को जोड़ना है ना। ठीक है, यानी कि कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम। ठीक है, समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या आता है? 1/r बराबर 1/r प्लस R1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट 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 1/rn। इस तरह होगा। ये समांतर क्रम प्रतिरोधों का जोड़ने का तरीका है। ठीक है, सपोज कीजिए, समझिए। ठीक है, कि ये 2 ओम 3 ओम, चलो 2 को ले लिए, 2 प्रतिरोधक को जोड़ना किस क्रम में? समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फॉर्मूला आता है 1/r बराबर R1 का मान 2 प्लस R2 का मान, ये R1 का वैल्यू हो गया, ये R2 का वैल्यू हो गया। R2 की जगह पे 3 बिठा देंगे। ठीक, 1/r बराबर एलसीएम लीजिए, या कोना कोनी गुना 1 गुना 3 हो जाएगा। इधर से 1 गुना 2 क्या होगा? 2 होगा। फिर नीचे 2 गुना 3 कितना होगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, 1/r बराबर जोड़ेंगे तो 5/6। ठीक है, अब देखिए पलटेगा तो ये r ऊपर, तो ये 6 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे, भाग देंगे तो 1.2 आएगा ना। ठीक है, तो ये जो तुल्य प्रतिरोध का वैल्यू, समतुल्य यानी तुल्य प्रतिरोध का जो वैल्यू आया कितना है? 1.2। और जो आपको दिया था R1 और R2, ठीक है, दिए गए प्रत्येक प्रतिरोध के मान से भी उसका वैल्यू क्या आया? कम आया कि ना आया? ठीक है, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसमें जो सबसे छोटा होगा उससे भी क्या आएगा? छोटा आएगा। ठीक है, इसमें सबसे छोटा 2 था, 2 से भी ये क्या आया? छोटा आया। समझ में आया? ठीक है, और यदि श्रेणी क्रम में जोड़ते तो बड़ा से भी क्या आ जाता? बड़ा आ जाता। ठीक है, तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? छोटे से भी छोटा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम। हाँ, प्रत्येक प्रतिरोध से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? प्यारे विद्यार्थी जी, कमेंट करके आप बताओ। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। क्या होता है? वेबर। ठीक है, ये वाट किसका होता है? इसको भी देख लेते हैं। वाट शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। शक्तिशाली आदमी से नहीं लगना है तो वाट लगा देगा। ठीक है, उसके बाद जूल, कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ये न्यूटन तो बल का एसआई मात्रक है, क्लास 9 का ये नहीं पूछेगा, ये तीनों से आपको क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा? तीनों चारों पॉइंट क्लियर कर दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए? तो प्रतिरोधकों का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। किस क्रम में जोड़ना चाहिए? श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। श्रेणी क्रम ऑप्शन में कहा? ठीक है, ये पार्श्व व समांतर एक ही होता है, इसको सही कर लीजिए, ऑप्शन सही काट करके। श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन करना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सीरीज यानी श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। ठीक है, किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। ठीक है, प्रतिरोधों का मान बढ़ाने के लिए, ठीक है, श्रेणी क्रम में, और घटाने के लिए बोलेगा तब समांतर क्रम में जोड़ना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो दृश्य प्रकाश में
अधिकतम तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है 7800 एंगस्ट्रॉम। सबसे अधिक पूछेगा तो लाल रंग का, और सबसे कम पूछेगा तब बैगनी रंग का। सबसे कम किसका? बैगनी रंग का। सबसे अधिक पूछेगा तब लाल। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है प्यारे विद्यार्थी? अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये विस्थापन में क्या होता है? विस्थापन में क्या होता है? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे FeCO4, इससे अभिक्रिया करेगा। ये अधिक क्रियाशील है और ये कॉपर क्या है? कम क्रियाशील है। ठीक है, तो इसको लात मार के ये क्या करेगा? इससे बाहर कर देगा और इसके स्थान पर आ जाएगा। ये हो जाएगा FeSO4 और Cu को क्या किया? इसकी जिंदगी से बाहर कर दिया। ठीक है, ये हुआ विस्थापन। संयोजन में क्या होता है? दो अभिकारक ठीक है मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चैनल पे आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हम ये नहीं बोलेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको पसंद आया, सब कुछ ठीक ठाक है, लग रहा है आपको कि नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है, और नहीं करने का कारण खाली लिख दीजिएगा कि आपका वीडियो पसंद नहीं आया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि दूध से दही बनाने में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो दूध से दही बनाने में मेरे दोस्त यानी किण्वन अभिक्रिया का उपयोग होता है। इसका होता है किण्वन। ठीक है, और दूध से दही, हाँ बात आई दही की, तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। दही खा के मुंह लेटाया, लैक्टिक, लेटाया से लैक्टिक याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? विकास के दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक जो समानता है ये चीन के बच्चे से होना चाहिए। ठीक है, जबकि निकट संबंधी पूछता तब हो जाता चिंपैंजी, लेकिन इस ऑप्शन में भी यानी चीन है ही नहीं, चीन का बच्चा है ही नहीं। ठीक है, तो यहां मारना पड़ेगा चिंपैंजी। ठीक है, लेकिन रहना चाहिए उत्तर में क्या? चीन का बच्चा रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि विकास के दृष्टिकोण से हमारी समानता चीन के बच्चे से, जबकि निकट संबंधी पूछेगा तब क्या होगा? चिंपैंजी होगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है किस दिशा में? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशा में। ठीक है, ये सूर्य से ऊर्जा मिलेगा पादप को। ठीक है, यानी पेड़ पौधा को। उसके बाद यानी कि सूर्य से मिलेगा उत्पादक को, उत्पादक के बाद उपभोक्ता को, और उपभोक्ता के बाद किसको मिलेगा? ये मिलेगा आपको अपघटक को मिलेगा। तो ये ऊर्जा का जो प्रवाह हुआ एक ही दिशा में हुआ। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक ही दिशा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, सॉरी 2 नंबर। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की जो होती है ना, मृत जीवी पाई जाती है। ये मरे हुए चीजों पर ये पनपता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि गोबर छत्ता क्या है? तो गोबर छत्ता गांव घर में देखते हैं सड़ा हुआ गोबर, या फिर हम लोग जिसको पुआल बोलते हैं, गभोरी। ठीक है, सड़ जाता है, उसके ऊपर ना इस तरह सड़ा हुआ रहता है, इसके ऊपर में इस तरह का छाता जिसको हम लोग बोलते हैं, बच्चा में तोड़ के लाते थे ये छाता। तो ये सड़ा गला चीज, मरा हुआ चीज पर ये पलता है। तो ये मरा हुआ चीज से अपना क्या करता है? एनर्जी प्राप्त करता है। यानी ये मृत जीवी, गोबर छत्ता क्या है? एक मृत जीवी है। ठीक है, मृत जीवी, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है CO2। क्या होगा? CO2। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर CO2। ठीक है, यह आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको दम घोटू गैस भी कहा जाता है, दम घोटू गैस। ठीक है, दम घोटू है, छोटू नहीं, दम घोटू। ठीक है, दम घोटू है इसमें। और क्या बताना, हाँ इसका यदि प्रकृति पूछ देना तो ये होता है उदासीन। प्रकृति कैसा होता है? उदासीन होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है। ठीक है, ये H2O क्या है? जल है आपका।
ठीक है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है 2:1 है, ठीक है। ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ये यहाँ ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फल पकाने वाले हार्मोन का क्या नाम है? फल पकाने वाला हार्मोन, हाँ यहाँ देखिए दो तरह का क्वेश्चन बनता है। यदि प्राकृतिक रूप से पूछे तब एथिलीन, ठीक है। प्राकृतिक रूप से फल यदि पकता है ऑटोमेटिक गाछ में अपने पक जाए तो वो एथिलीन का कमाल है, ठीक है। लेकिन हम लोग गाछ में तोड़ के लाकर जो पकाते हैं, ठीक है, वो एसिटिलीन होता है, ठीक है। यानी कृत्रिम रूप से जो फल पकता है वो क्या होता है? एसिटिलीन। वो क्या होता है? एसिटिलीन होता है। दोनों बात ध्यान में रखना है। प्राकृतिक यदि नहीं दिया तो ऑप्शन के हिसाब से छांट लेना है, ठीक है। तो फल पकाने वाले हार्मोन इसमें एसिटिलीन नहीं है तो क्या होगा? एथिलीन। मतलब ये प्राकृतिक है, ठीक है। और हम लोग जो तोड़ कर लाके पकाएंगे वो क्या होगा? एसिटिलीन से होगा, ठीक है। उसके बाद ये साइटोकाइनिन क्या है? कोशिका का विभाजन करता है, सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन करता है, क्या करता है? कोशिका विभाजन में जिबरेलिन वृद्धि रोधी है, ऑक्सिन सप्पादप हार्मोन है यहाँ। इस वीडियो में टोटल 40 क्वेश्चन है, ठीक है। और ये साइंस का सीरीज चल रहा है। यदि पीछे वाला यानी कि वीडियो नहीं देखे साइंस वाले, ठीक है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको भी देख लेना है, ठीक है। यहाँ पर टॉप क्वेश्चन चल रहा है, तो इंपॉर्टेंट है, मे भी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं हो सकता, आपके एग्जाम में पक्का टकराएगा, ठीक है। इसलिए लिखे हैं कि पढ़ो वही जो परीक्षा में आए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट कर देता है? तो सौर ऊर्जा यानी कि धूप से, सूरज से प्रकाश लेकर उसको डायरेक्ट क्या करेगा? विद्युत में चेंज करेगा। ये करता है आपका कौन? सौर सेल। सौर सेल, ठीक है। अब बात आई है सौर सेल की, तो इससे रिलेटेड 2-3 बात और जानते हैं। सौर सेल में यानी कि सोलर में, ठीक है, सिलिकॉन प्लस जर्मेनियम, चाहे सिलिकॉन या जर्मेनियम, अर्थात अर्धचालक का उपयोग होता है। किसका होता है? अर्धचालक का यूज होता है। इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है। और सौर से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने की सबसे ज्यादा संभावना भारत के राजस्थान में है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? थार मरुस्थल है। क्या है? थार मरुस्थल है। क्योंकि यहाँ मरुस्थल है तो क्या होगा? यहाँ धूप ज्यादा होगा, धूप ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा होगा। और यानी कि अर्धचालक की विशेषता यह है कि गर्म होने पर उसकी चालकता बढ़ जाती है, प्रतिरोध घट जाता है, ठीक है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्वेत प्रकाश उत्पन्न करता है कौन? श्वेत प्रकाश कौन उत्पन्न करता है? कांच की सिल्ली न रे, समतल दर्पण न, गोलीय दर्पण ये हो ना ताप के, ठीक है। ये प्रिज्म क्या करता है? प्रिज्म आपका श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ये हुआ प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म से ये नेरो व्हाइट लाइट को गुजारते तो ये 7 रंगों में क्या होता है? विभक्त हो जाता है, ठीक है। अब ये यदि 7 रंग को फिर से मिला दे, 7 रंग को फिर से मिला दे, ये पुनः क्या होगा? पुनः क्या होगा? ये आपका क्या बन जाएगा? श्वेत प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये पहले यहाँ क्या है? श्वेत प्रकाश ही है। ये जो यहाँ से जा रही है श्वेत है, ठीक है। ये प्रिज्म से गुजरने के बाद अपवर्तन होता है, ठीक है, तो फिर ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, ठीक है। अब पुनः 7 रंगों को इधर फिर वापस करे तो ये क्या होगा? अंत फिर से श्वेत ही बनेगा। मतलब 7 रंगों का मिश्रण ही क्या है? श्वेत है, ठीक है। 7 रंग मिलकर क्या बनेगा? श्वेत प्रकाश बनेगा, ठीक है। तो ये कहा किसमें, ये घटना किसमें देखा जा सकता है? ये प्रिज्म में देखा जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और एक साधारण प्रिज्म जो रहता है ना इसे, ठीक है, ये 5 सतहों से घिरा रहता है। कितने सतहों से? 5 सतहों से घिरा रहता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? आपको बताना है कि यूरो सेकेंड का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यूरो सेकेंड, यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4। आपको बताना इसका संबंध किससे है, ठीक है। तो यूरो सेकेंड का संबंध है किससे? वायु प्रदूषण। इससे क्या होता है? वायु की गुणवत्ता को मापा जाता है। भारत में इसी के तर्ज पर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 बनाया गया है, ठीक है। और आपको कमेंट करके ये बताना है, ठीक है, पहला पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ था जापान के किस शहर में हुआ था और कब हुआ था, ठीक है। और ये प्रत्येक कितने कितने सालों पर होता है, ठीक है। बढ़े आगे, कॉमेंट एकदम कंफर्म करना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो दहन मतलब जलकर उष्मा उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? उसे ईंधन कहते हैं। यहाँ को इंजन दे दिया है,
जैसे मारेगा चला तुरंत बोरम जाएगा, ठीक है, इसलिए बच के, ठीक है। जो जलकर उसमें उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। जले को राख कहते हैं, ठीक है, ईंधन कहते हैं। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक जो स्रोत है ये क्या है, सूर्य है। क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्विक रिवीजन करना है, ठीक है, टाइम कम है। फास्ट रिवीजन कीजिए। निम्नलिखित में से कोई नहीं ऊर्जा का है, निम्नलिखित में से कोई नहीं ऊर्जा का और इनमें से कौन होगा, इनमें से कौन वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, मतलब जिसका हम लोग, मतलब जो रिन्यूएबल ना हो, नॉन रिन्यूएबल हो, ठीक है, मतलब जिसको पुनः हम लोग उपयोग नहीं कर सकते, जिसका उपयोग बार बार नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वही क्या होगा, ऊर्जा का और नवीकरणीय स्रोत है, ठीक है। इसमें ऊर्जा का और नवीकरणीय स्रोत कौन है, पेट्रोलियम है। एक बार इसका यूज हो जाएगा तो दोबारा यूज होगा नहीं, अर्थात ये क्या है, और नवीकरणीय। बात में सूर्य हो गया, पवन हो गया, वातावरण, ये सब सारे क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। समझ में आ गया, ठीक है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं, ठीक है। तो पोषी स्तर 3 होते हैं। पोषी स्तर कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है। पर्यावरण में ही आपका वायुमंडल आता है, पर्यावरण में ही आपका जलमंडल आता है, पर्यावरण में ही क्या होता है, स्थल मंडल होता है, अर्थात सारे के सारे क्या है, पर्यावरण का ही हिस्सा है, प्यारे विद्यार्थी जी। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का एक ही मुख्य स्रोत है, वह है आपका क्या, सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूर्य होगा। जब तक ये सूर्य है तब तक ये हम लोग हैं, पृथ्वी, ठीक है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है, बोलना नहीं है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, यहां से एक क्वेश्चन और एक बनता है, ठीक है। नाभिकीय संलयन में जो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर सूर्य और तारे काम करता है ना, ठीक है। उसमें बताना है ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है, ठीक है। दूसरा फिजिक्स का क्वेश्चन यहां से बनता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। इस क्वेश्चन को भी आप कमेंट करोगे। बड़े आगे, अगला क्वेश्चन, अब घटक का उदाहरण इसमें कौन है। अब घटक जो सड़ा गला हुआ चीज को खाए, ठीक है, तो सड़ा गला हुआ चीज को खाता है, कवक खाता है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। बाद में कि बाघ हो गया, ये क्या होगा, उपभोक्ता में 3rd नंबर पर उपभोक्ता, ये उपभोक्ता हो जाएगा। कई नंबर का उपभोक्ता, 3 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। घास क्या हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा। घास क्या होता है, उत्पादक हो गया। गाय भी उपभोक्ता ही होगा, या गाय क्या होगा, उपभोक्ता। ये पोषी स्तर यानी उपभोक्ता का ये फर्स्ट लेयर में आएगा, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना, ये पूरा कंप्लीट हो गया होगा। अब घटक मतलब जो यानी क्या, सड़ा गला हुआ चीज को खा के खत्म कर दे, पचा दे, वो अब घटक, ठीक है। इसमें जो बाघ है आपका, ये क्या है, उपभोक्ता में पहले कौन आता है, शाकाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, ये शाकाहारी, ये सर्वाहारी, और ये क्या, मांसाहारी। तो मांसाहारी में बाघ आ रहा है, तो बाघ के नंबर में 1 2 तीसरा, यानी उपभोक्ता का ये तीसरा पोषी स्तर है, ठीक है। गाय किसमें आ जाएगा, शाकाहारी, उपभोक्ता का पहला पोषी स्तर हो गया ना, ठीक है। बढ़े आगे, बढ़िए गुरुजी, आगे बढ़िए, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्या कह रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है। थायरॉक्सिन हार्मोन ये क्या करता है, थायराइड ग्रंथि से ये होता है, ठीक है। और यहाँ पर यदि आयोडीन की कमी हो जाता है, आपको गलकंडा रोग हो जाएगा। गलकंडा जिसको, हाँ गलकंडा, गलसुआ कहते हैं, इतना बड़ा गला फूल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए, आपको आयोडीन चाहिए। क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। समझ में आया, ठीक है। अब महिलाओं में आयरन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, एनीमिया। इस बात को भी ध्यान रखना है, खासकर प्रेग्नेंट महिलाएं जो होती है ना, उसमें आयरन की कमी होती है, और उसकी कमी से कौन सा बीमारी, यानी आपका एनीमिया हो जाता है। अगला कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है,
हरा होता है सर। अरे ये सब तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस पर निर्भर करता है? वायु के गुण पर, वायु की तीव्रता? हाँ सर, दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का होना क्या है? जरूरी है। तो ये आपको पढ़ाए थे, यानी कि केमिस्ट्री बायोलॉजी का। ठीक है, तो आयोडीन की जांच करने के लिए, स्टार्च की जांच करने के लिए किस विलयन का होना उपयोग होता है? किस विलयन का उपयोग होता है? या आयोडीन के विलयन का क्या होता है? उपयोग होता है। आयोडीन का संकेत आई होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से क्या होगा? घेंगा रोग हो जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखना है, इसलिए आयोडीन की कमी नहीं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली अर्धपारगम। ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली है। ठीक है, आधा इधर से जाएगा उधर से आ सकता है। ठीक है, नहीं, ये आधा अर्धपारगम झिल्ली होता है, पूरा नहीं। ठीक है, आधा ही। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा क्या है? प्रभावी है। आप लोग कमेंट करके बताओ तो, हरा होगा या लाल होगा? हम क्वेश्चन आप पे छोड़ रहे हैं। ठीक है, नहीं बनेगा तो बताइएगा। ठीक है, कि बता दें? नहीं, आप लोग ही कमेंट करके बताओ। ठीक है, आप लोग को लग रहा होगा कि हरा होगा, अब क्या पता, हो सकता है लाल हो। ठीक है, अब पता नहीं, टेस्ट में भी क्वेश्चन दिए थे, देखते हैं कौन कौन इसका सही सही जवाब भेजता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस श्वसन क्रिया में यानी मुक्त होता है, मुक्त होता है, रिलीज होता है? तो श्वसन क्रिया लिए ऑक्सीजन निकलेगा कौन? निकलेगा आपका CO2। CO2। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर क्या होगा? CO2। आपके लिए फिर से क्वेश्चन है, आपको बताना है ये CO2 बात आई है CO2 की। ठीक है, तो CO2 की प्रकृति कमेंट करना आपको, इसकी प्रकृति कैसा होगा? ये अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? ठीक है, CO2। ठीक है, उसके बाद वायुमंडल में ये कितना प्रतिशत है, ये भी आपको क्या करना है? बताना है। ठीक है, CO2 को और क्या कहते हैं? सूखा। CO2 को सूखा बर्फ भी कहा जाता है, सूखा बर्फ भी कहा जाता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, आपको बताना है कि ऑक्सीजन कितना % है वायुमंडल में, आपको ही बताना ऑक्सीजन कितना % है वायुमंडल में। ठीक है, ये SO2 क्या होता है? चला, ये अम्लीय वर्षा का कारण है, अम्लीय वर्षा का कारण, अम्लीय वर्षा का कारण, मुख्य कारण यही है। ठीक है, ऐसे नाइट्रोजन भी इसमें आएगा, लेकिन यदि एक कोई चुनना रहेगा ना अम्लीय वर्षा का कारण, तो आपको कौन सी चुनना है? ये आपको SO2 ही चुनना है, इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, और जितना क्वेश्चन यहाँ से पूछे आपको कमेंट करके बताना है, तब हम जानेंगे कि आप मेरा वीडियो पर यानी कि आके टाइम देते हैं। ठीक है, ऐसे बोलते हैं सर वीडियो दीजिए, साइंस का वीडियो दीजिए, साइंस का वीडियो दीजिए। ठीक है, अब देने के बाद कौन कौन देखते हैं ये भी बताना जी ना। एक प्रिज्म कितने सतहों से गिरा जाता है? अभी तुरंत हम पीछे बताए। ठीक है, अभी हम पीछे बताए हैं, इसलिए हम बताएंगे नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है? कमेंट ही करना है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? प्लीज क्या कीजिए? कमेंट मेंशन कीजिए कमेंट में। ठीक है, एकदम हलवा सा क्वेश्चन है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। ठीक है, ऑप्शन में है 2, 3, 4, 5, क्या होगा? कमेंट करके बताइए। ठीक है, देखते हैं कौन कौन जानते हैं इसका उत्तर। अगला है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.24 होता है। ठीक है, बात आई है हीरे की, हीरे के बारे में 4 बात और जान लेते हैं। ठीक है, हीरा जो चमकता है, ठीक है, आप लोग जानते हैं क्या चमकता है? हीरा चमकता है। ठीक है, किस लिए चमकता है? किसके कारण चमकता है? TIR के कारण चमकता है। ठीक है, TIR के कारण चमकता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। सबसे कठोर पदार्थ यदि पूछे, सबसे कठोर पदार्थ तो वो आपका कौन होता है? हीरा होता है। ठीक है, हीरा ही होता है। ठीक है,
हीरा होता है। ठीक है, तो यहां से इस दोनों क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है। तो देखिए, इसको समझने के लिए ऐसे किसी जीव की जीनी संरचना जो होता है ना, जीनोटाइप कहलाती है। ठीक है, जीन के आधार पर जीनोटाइप, जीन के आधार पर देखकर पता कीजिएगा तो जीनोटाइप, और बाहर फिजिकली यदि देख लीजिएगा तो वो फिनोटाइप होगा। इसके लिए यानी कि मेंडल ने जो नियम दिए थे, ठीक है, इस तरह क्या किए थे अपने प्रयोग में, एगो यानी मटर का जो 7 प्रजाति लिया था, 7 को ना, नहीं हमको पता नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस चीज का पौधा लिया था। ठीक है, किस चीज का पौधा लिया था। ठीक है, अब देखिए ये बड़ा एगो ये नहीं लंबा पौधा, एगो बौना पौधा, लंबा पौधा बौना पौधा, तो टी में टी से गुना करेंगे तो टी टी होगा, फिर टी गुना टी, टी टी, ठीक है, फिर क्या होगा टी गुना टी, ये टी टी, टी गुना टी, टी टी। इसकी संभावना क्या बनेगा, ठीक है, एक जोड़ा ऐसा होगा जो कि पूरा लंबा होगा, एक जोड़ा ऐसा होगा कि पूरा पूरी क्या होगा नाटा। जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, और जिसकी बीबी नाटी उसका भी बड़ा नाम है, गोद से उठा लो। ठीक है, मतलब क्या, यानी कि ये क्या होगा, संभावना है कि ये पूरा पूरा क्या होगा लंबा होगा, और ये एक संभावना ऐसा होगा कि पूरा एकदम नाटा ही होगा। गोदी में उठा लीजिए, बच्चे बुतरे का कोई काम नहीं। ठीक है, तो यहां देखिए जीनोटाइप मतलब अंदर जीन से घुस के देखना है, तो जीनोटाइप में क्या होगा देखने के बाद क्या क्या पता चल रहा है, एक लंबा हो गया, ठीक है सर, फिर दूगो ये ना था, हम इतने हैं, मेरी वाइफ इतनी आ जाए, इसको पूरा बनोतरन बोलेंगे नहीं। ठीक है, तो ऐसा क्या हो गया, दूगो हो गया। ठीक है, और फिर एक पूरा नाटा, तो ये हुआ जीनोटाइप। ठीक है, अब फिनोटाइप ऊपर पर देखने के बाद क्या लगता है, एक पूरे लंबा, ये फिनोटाइप, फिर 3 गो थोड़ा नाटा नाटा, ये फिनोटाइप हो गया। ठीक है, तो जीनोटाइप और ये फिनोटाइप दोनों का रेशियो पूछा जाता है एग्जाम में, इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करना है हम क्वेश्चन अभी क्या पूछे। अगला कि मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद, अग्रपाद मतलब अगला पैर जो होता है ना, वो क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका समजात, समजात अंग होता है। क्या हो जाएगा समजात अंग। आपको बताना कि समजात अंग किसे कहते हैं, लिखा है ना समजात अंग किसे कहते हैं, छाप देना है। ठीक है, 2000 के नोट में इसको छापना है, यानी कमेंट में। ठीक है, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एल्केन की परमाणु संख्या, यार गजब है, एल्केन की परमाणु संख्या, ये कैसा क्वेश्चन है। एल्केन नहीं, यहाँ पे फ्लोरीन, फ्लोरीन है, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या, एल्केन नहीं होगा, क्या होगा फ्लोरीन होगा, क्या होगा फ्लोरीन, एल्केन नहीं, एल्केन नहीं। देख ठीक छपा गया, एल्केन नहीं, फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है 9 होता है। ठीक है, ये 19 किसका होता है पोटेशियम का होता है। ठीक है, कम से कम 30 तक आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ये किसका है कॉपर का, आपको बताना 39 किसका होता है। ठीक है, तो ये फ्लोरीन का परमाणु संख्या पूछा था, जो कि उत्तर क्या होगा 9 होगा। और आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर रहा है, मतलब क्या, ये देखिए ये 7 है, इधर 0 इधर 14 तक होता है, तो ये क्या कर रहा है ये 7 है। ठीक है, 7 पीएच का जो वैल्यू है वो उदासीन मान को देता है, 7 से कम होगा तो अम्लीयता बढ़ेगा, 7 से ज्यादा होगा चला तो क्या होगा क्षारीयता बढ़ेगा, क्या होगा बोला रहे क्षारीयता बढ़ेगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर रहा है, यानी इधर लाल है, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, ये लाल है और ये इधर क्या है नीला है, ये लाल को नीला में बदल रहा है, तो अम्लीयता से किधर क्षारीयता की ओर जा रहा है ना, लाल लिटमस को नीले कर रहा है, लाल से नीले की ओर जा रहा है, तो लाल से क्या हो रहा है नीले की ओर जा रहा है, क्षारीयता बढ़ रहा है, क्या हो रहा है यानी 7 से अधिक हो जाएगा, 7 से अधिक होगा तब ना क्षारीयता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये था आपका क्या पीएच स्केल, पीएच स्केल। तो आपको फिर से कमेंट करना है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर क्वांटेज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये पीएच स्केल किसने दिया था, खोजा था किसने और कब दिया था, ये भी आपको कमेंट करके बताना। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है दोस्त। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, तो परमाणु जो भार होगा इसका दुगुना, यहाँ यदि सम रहे सीधा क्या करना इसका दोगुना करना। ठीक है, ये क्या होगा 8 दूनी 16, ये हो आपका
परमाणु संख्या, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। जबकि ये क्या हुआ? परमाणु भार। ठीक है, परमाणु भार। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना? 16 होगा। परमाणु संख्या नहीं पूछा था, परमाणु भार पूछा गया था। ठीक है, आपको पुनः फिर कमेंट करना है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन क्या परसेंट, ऑक्सीजन का परसेंट, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट है। ठीक है, पढ़े आगे। देखिए ये ऑक्सीजन का परमाणु भार, अभी क्या पूछा? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, परमाणु भार 16। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट है? ठीक है, और ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच, ऑक्सीजन का इस तरह दो गो है ना, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कई बॉन्ड बनेगा? सिंगल, डबल या ट्रिपल, ये भी बताना है। लो रसगुल्ला। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऑक्सीजन का हो गया ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19। ठीक, तो क्या करना है? इसकी संयोजकता ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले पोटेशियम का परमाणु संख्या 19, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखाएंगे तो 2 8 8 1 हो जाएगा। ठीक है, अंतिम कक्षा में कितना? 1 आया। ठीक है, तो देखो चला, एक बात ध्यान रखना, यानी कि संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन में बच्चे क्या होता है? कंफ्यूज कर जाते हैं। तो हम बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन आएगा, किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसमें अंतिम कक्षा में कितना? 1 आया है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? 1 ही होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 ही होगा। यानी कोई भी हो एलिमेंट, कोई भी हो, यानी जैसे सोडियम ले लीजिए। ठीक है, छोड़िए सोडियम, फास्फोरस ले लीजिए, परमाणु संख्या 15, तो ये 2 8 5। ठीक है, अंतिम कक्षा में कितना आया? 5 आया, तो 5 क्या हो जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन आपका 5 ही होगा। ठीक है, बट यदि संयोजकता निकालना है, संयोजकता, संयोजकता, तो संयोजकता के लिए एक बात को ध्यान रखना होगा कि यदि किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता, संयोजकता दोनों क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, दोनों बराबर होगा, अन्यथा इतना यदि नहीं होगा, यानी कि 1 2 3 या 4 किसी भी परमाणु का अंतिम कक्षा में रहेगा तो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता सेम होगा। लेकिन इससे यदि ज्यादा हो गया, इससे यदि ज्यादा हो गया तो संयोजकता निकालने के लिए, ठीक है, संयोजकता निकालने के लिए 8 में संयोजी इलेक्ट्रॉन को घटा लीजिए, आपका क्या होगा? संयोजकता निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि इसमें पोटेशियम के अंतिम कक्षा में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन है, और 1 इलेक्ट्रॉन आया तो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता दोनों क्या होगा? सेम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 कि यशद पुष्प क्या है? ठीक है, यशद पुष्प ये आपका जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, क्या है? जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। बढ़े आगे। ठीक है, अगला बताना है क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन पूछना है, कमेंट आपको करना है। ठीक है, कि गैल्वेनाइजेशन में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं? रबर कहलाता है, प्लास्टिक कहलाता है, साबुन कहलाता है, मार्जा कहलाता है? नहीं रे, रबर भी नहीं कहलाता है, प्लास्टिक भी नहीं कहलाता है, मार्जा भी नहीं कहलाता है, ये क्या कहलाता है? साबुन कहलाता है। क्या कहलाता है? साबुन कहलाता है। ठीक है, आपको कमेंट करना है कि साबुन का सर सूत्र क्या होता है, साबुन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र 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 कमेंट करना है, साबुन का सूत्र क्या होता है। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? सर ये हुआ जैसे कि कोई केमिकल रिएक्शन दे रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री क्वेश्चन है C+O2, ये बना आपका क्या? CO2। तो रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, जो भाग लिया है, कार्बन प्लस इधर ऑक्सीजन, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप बने
नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। यह हो गया आपका रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, और ये आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट। ठीक है, मम्मी पापा का प्रोडक्ट छठवा, मम्मी पापा प्रोडक्ट छठवा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया, अभिकारक हो गया, क्योंकि अभिक्रिया में भाग लिया और ये नया बना, तो ये क्या हो गया, प्रतिफल हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक, और नया जो पदार्थ बना उसी को उत्पाद कहते हैं। दोनों बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था आज का आपके साइंस का टॉप इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, और यदि मेरा ये सेशन क्वेश्चन की क्वालिटी बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने की कोशिश की है, ये यदि आपको पसंद आया तब चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।